खुबैब की पॉपुलैरिटी का ये हाल था कि वो जहाँ भी जाता था, मतलब टोक्यो गया, इतना हजूम उसको मिलने आया, जहाँ कहीं वो जाता था। ही वॉज ए सुपरस्टार, हैंडसम आदमी भी था, दाढ़ी उसने रखी हो, सभी ने रखी होती। तो मुझे याद है कि एक अमेरिकन बूढ़ी खातून, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड, जिस होटल में ठहरा हुआ था वहाँ बाहर कड़ी धूप में खड़ी हुई है और उसने एक बोर्ड लिया हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं खुबैब से मिलना चाहती। अब खुबैब के जो थे साथी या उसके गार्ड, उन्होंने कहा बीबी वो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ बैठी हूँ चाहे मर जाऊँ। चुनांचे खुबैब आए और उसके साथ उन्होंने तस्वीरें उतरवाईं। खुबैब रिटायर किस तरह हुए? बुनियादी तौर पे सडनली कोविड के दिनों में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरा बाप मेरा रूहानी उस्ताद भी था, वैसे भी बात था, अगर वो चला गया है तो मैं आज के बाद फ़ाइट नहीं करूँगा। एक फ़ाइट उन्होंने की उनकी डेथ के बाद, और वो अपनी माँ के कहने पे की, क्योंकि माँ बाप से बहुत ज़्यादा जुड़त थी। ये पूरे दागिस्तानी जो इलाका है, यकीन कीजिए कि जो कुछ मैंने पढ़ा है या सुना है, वो हमसे ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। यानी इनकी फैमिली के जो गैदरिंग होंगे वो 100 200 बंदा होगा, क्योंकि दूर पार के सब अजीज़ उसमें शामिल होंगे। तो बहरतौर अब वो रिटायर हो चुका है, बड़े अच्छे घर में रहता है, ही कैन अफोर्ड इट, 4-5 गाड़ियाँ भी हैं, और ग्रोजनी में उसका एक रेस्टोरेंट भी है। एक बात जो मैं भूल गया था कि जब भी खुबैब अरीना में दाखिल होता था तो उसके सर पे वाइट पापाख टोपी होती थी दागिस्तानी। और याद रहे कि रसूल हमज़ा तोफ बार बार अपनी किताब मेरा दागिस्तान में ये तज़किरा करते कि जिसको अपनी पापाख की इज़्ज़त करनी नहीं आती वो इस काबिल ही नहीं कि इस मुआशरे में रह सके। उनका ये कहना है कि वो जब पापाख उतारते थे, कहीं रखते थे, तो अगर किसी शरीक का उसको हाथ भी लग जाता था तो वहाँ कत्ल गारिश शुरू हो जाता था, यानी अपनी टोपी को इतना अहम गर्दान। तो वो खुबैब भी वो पापाख पहन के गया और उसका बहुत मजाक उड़ा कि ये क्या चीज़ पहन के आ गया, इतनी बड़ी सारा कुछ। लेकिन अब वो एक सिंबल बन चुकी। यानी एक थाई फाइटर था या जापानीज़, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि सारा जादू इस टोपी में है, और अगर मैं भी ये टोपी पहन के अरीने में दाखिल हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि ग्रोजनी में उसका एक रेस्टोरेंट है, और बेस्ट रेस्टोरेंट। और ग्रोजनी याद रहे चेचनिया का दारुल-खुलाफा है, 20-25 साल पहले बिल्कुल तबाह हो चुका था। लेकिन बिलीव मी, ऑब्वियसली रशियन हेल्प के साथ और लोकल लीडरशिप ऐसी आई कि इसे चेंज सिटी। अब मैं मतलब कि ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहता, हमारे बहुत सारे जो मॉडर्न शहर हैं सो कॉल्ड, उनसे ज़्यादा खूबसूरत है ग्रोजनी। तो वहाँ इसका रेस्टोरेंट है, उसका नाम ही शायद पापाख है या क्या है, और अंदर जाएं तो वो इसी तरह टोपियाँ सजी नज़र आती हैं और वेटर्सेस ने पहनी हुई हैं। तो मान ये ख्याल आता है कि आखिर खुबैब ने दागिस्तान में ऐसा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि दागिस्तानी सोसाइटी अब भी बहुत लिबरल नहीं हुई। वो नहीं चाहते कि भाई उनके मुल्क में या रियासत में एक रेस्टोरेंट ऐसा हो जिसमें उनकी पापाख टोपी इस्तेमाल की गई है। बुनियादी ये वजह। खुबैब की शोहरत ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में फैली, तो ज़ाहिर है कि रशिया में भी ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एथलीट ऑफ नॉट सोवियत यूनियन बट रशिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने ख़ास तौर पे बुलाया उनके वालिद को और खुबैब को। उसकी मैंने एक वीडियो देखी, ऑब्वियसली सिर्फ तीनों हैं। उसमें पुतिन ने एक बहुत अच्छी बात की। उसने कहा देखो खुबैब, मैंने देखा है कि जब कोई तुम अपने अपोनेंट जो है, हरीफ जो है, उसको ज़ेर कर लेते तो उसको मारते बहुत, ऐसा ना किया करो।
ये एक बड़े फाइटर की शान नहीं है कि अगर उसका हरीफ गिर गया, उसके काबू आ गया, तो वो उस पर ज़्यादा तशद्दुद करे। चुनांचे उसने वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, ये दूसरे पहले नंबर पे इमाम शामिल, दूसरे पे रसूल हमज़ा, तो तीसरे पे खुबैब, तो क्यों ना फिर इमाम शामिल और रसूल हमज़ा तो के दरमियान ये कह लीजिए कि एक कड़वाहट का सिलसिला शुरू हुआ। शामिल तब थे नहीं, लेकिन ये किस्सा उनके जाने के बाद है। और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम शामिल बहुत सारी जंगें लड़ने के बाद जब गिरफ़्तार हो गए तो उन्हें ज़ार रूस की खिदमत में पेश किया गया। ही वॉज द मोस्ट फेमस फाइटर। और वो सिर्फ फाइटर नहीं थे, वो दरवेश थे, एक कह लें कि वली अल्लाह थे। जिस तरह वो बातें करते थे, तो वो मुरीद थे उनके, जो उनके साथ लड़ते थे, और मुरीद ही ऐसे लड़ सकते हैं। तो ज़ार रूस ने भी उनकी बहुत पजीराई की। ये पुराने ज़माने में हरीफ की पजीराई लोग करते थे कि भाई हार गया है तो ठीक है, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त मुदाफ़त की है। तो आखिर उनसे पूछा गया था, बल्कि इमाम ने ख़ुद ही इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं मास्को में नहीं रहना चाहता, मुझे मक्का में भेज दे। चुनांचे उन्हें मक्का भेज दिया गया और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। रसूल हमज़ा तोफ़ और इमाम शामिल के दरमियान जो लफ्ज़ मैंने कड़वाहट का इस्तेमाल किया है, वो बहुत मामूली है। अब मैं किस्सा आपको बयान करता हूँ तो आपको मालूम हो जाएगा कि रसूल हमज़ा तोफ़ ने क्या हमाकत की थी। रसूल हमज़ा तोफ़ ने, ही वॉज़ ए कम्युनिस्ट, और उन दिनों इमाम शामिल जो थे वो ज़ारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, मतलब कि ज़ारों के ख़िलाफ़ लड़ चुके थे। लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट थी, यानी सोवियत गवर्नमेंट, वो भी उनका हवाला पसंद नहीं करती थी। चुनांचे उनकी तारीख़ में जिस तरह हिंदुस्तान में बदली जा रही तारीख़, यहाँ भी थोड़ी बहुत बदल देते, तो उसमें ये था कि दरअसल इमाम शामिल तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और तुर्कों के वो एजेंट थे वग़ैरह वग़ैरह। तो जो रसूल हमज़ा तोफ़ थे वो उस प्रोपेगेंडे से मुतासर हो गए, नौजवान थे, और उन्होंने इमाम शामिल के ख़िलाफ़ एक नज़म लिखी, यानी गुस्ताखी की पूरे दागिस्तान के हवाले से, क्योंकि उनके वालिद तब जिंदा थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने इमाम के बारे में लिखा है, तुम देखना बाद में बहुत पछताओगे, तुम्हें बहुत दुख होगा। तो उस किस्से के बारे में भी मेरा दागिस्तान में दर्ज है। वो कहते हैं कि ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि जब ये ज़रा पशेमान हुए तो इनके वालिद ने कहा था कि बैल चोरी हो जा चुके हों तो दरवाज़े पर भारी ताला लगाने की क्या ज़रूरत, अब क्या फ़ायदा। अच्छा, उनका कहना है कि असल सवाल ये है कि तीर अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में पैवस्त हो गया हो तो उसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन दिल में उतर जाने वाले तीर का क्या किया जाए। वो पशेमानगी का तीर जो था उनके दिल में उतर गया था। कहते हैं कि ज़माने की आबोताब ने मेरी आंखें चुंधिया दी थी, जैसे कोई नौजवान किसी दुशीज़ा के इश्क में अंधा हो जाता है। इसलिए मैंने वो नज़म लिखी और अपनी तरफ से शामिल का पर्दा फाश किया। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्या तुम्हें मजबूर किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि तुम इमाम शामिल के ख़िलाफ़ नज़म लिखो। उन्होंने कहा नहीं, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला था, मैं खुद था जिसने अपनी आज़ादाना ख्वाहिश पर शामिल के बारे में वो इशार लिखे थे। मैं वक्त की परछाई बन गया था। जी हाँ, हालांकि शायर को कभी परछाई नहीं बनना चाहिए, उसे तो शोला होना चाहिए, रोशनी का सरचश्मा। अब इससे बहस नहीं कि रोशनी किसी मामूली दिए की है या सूरज की है। रोशनी परछाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ रोशनी हो सकती है। चुनाचे रसूल हमज़ा तोफ़ ने
और ख़ास तौर पे आप देखिए कि अभी सोवियत यूनियन था, उन पर अताब नाज़िल हो सकता था। उन्होंने एक और नज़्म लिखी जिसके कुछ हिस्से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा।